हेलो फ्रेंड, इजी नॉलेज में आप सभी को स्वागत है। देखिए, इससे आगे वाला जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने एसएमपीएस का ईएमआई सेक्शन के बारे में कुछ सीखे थे। सर्किट और प्रैक्टिकल और कंपोनेंट्स भी जोड़ के पूरा वो सिस्टम के बारे में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा किए थे। उसके बाद आज का ये जो वीडियो, इसमें हम लोग सीखेंगे इसके बाद वाला जो सर्किट आता है चौपार वगैरह, उसके बारे में कुछ सीखेंगे। पहले सर्किट को थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। तो इतना तक हम लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो में देखा था। तो आज हम लोग बाकी जो एसएमपीएस में होता क्या है, ऐसे एक चौपार रहता है जिसमें ऐसे ये तीन अलग अलग से इंडक्टर रहता है, जिसपे ये जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं ये प्राइमरी, और ये आउटपुट वाला जो टर्मिनल है उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी। और ये प्राइमरी के अंदर साइड है, प्राइमरी साइड जो छोटा वाला जो ये इंडक्टर रहता है इसको बोलता है ऑक्सुलरी, कोई बोलता है वीसीसी वाइंडिंग, ऐसे बोलते हैं। बहुत सारे चॉपर पे आप लोगों ने देखे हैं कि जो चॉपर से अलग अलग, जो एसएमपीएस से अलग अलग वोल्टेज आउट होता है, उसमें क्या होता है, ये आउटपुट में दिया हुआ जो ये वाइंडिंग है उसी से अलग अलग ऐसे सप्लाई के लिए अलग अलग टर्मिनल आउट होकर डायोड दे के अलग से वोल्टेज आउट होता है। बट ये टर्मिनल सेम ही रहता है। बट प्राइमरी साइड में क्या होता है, एक ज़्यादा इंडक्टर से दे के ऐसे एक कॉइल बना हुआ रहता है और एक ऐसे छोटा रहता है। तो एक्चुअली होता क्या है एसएमपीएस में, कोई भी एसएमपीएस हो उसमें क्या होता है, ये इंडक्टर पे वोल्टेज को देके इसमें एक स्विचिंग स्टार्ट किया जाता है। उसी से जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज होता है, उसी से वोल्टेज तैयार होता है। देखिए इसमें, देखिए एक टर्मिनल पे पॉजिटिव सप्लाई कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू स्टेबल कंडीशन पे आ रहा है। तो हम लोगों को करना क्या है कि इंडक्टर का दूसरा जो टर्मिनल है उस पर ग्राउंड वोल्टेज देना है, नेगेटिव वोल्टेज देके वो वोल्टेज को ऑफ ऑन करना है। वो भी बहुत स्पीड से करेंगे तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा। उसी से एक कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा और इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसमें भी होगा, इसी से भी एक वोल्टेज तैयार होता है। देखिए इंडक्टर के बारे में पहले से मैंने वीडियो बना के रखा हूँ। अगर आप लोगों को इंडक्टर के बारे में जानकारी चाहिए तो चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। इसमें जो नेगेटिव सप्लाई हम लोग स्विचिंग करेंगे, स्विचिंग करने के लिए हम लोगों को कोई भी मोसफेट या ट्रांजिस्टर को यूज करना चाहिए, तभी जाके ये नेगेटिव वोल्टेज को हम लोग ऑफ ऑन कर सकते हो। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक एन चैनल को मोसफेट को जोड़ देंगे। एन चैनल मोसफेट, कोई भी एसएमपीएस हो जिसमें स्विचिंग का काम करता है वो मोसफेट हर टाइम एन चैनल ही होगा। प्राइमरी सेक्शन पे स्विचिंग करने के लिए जो मोसफेट लगा हुआ है वो एन चैनल मोसफेट ही होता है। और उसका जो नंबर है, नंबर बहुत टाइम बहुत तरीके से होता है, क्योंकि हर एक मोसफेट सेम फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग नहीं करता है। मतलब इसको जो ट्रांसफार्मर को वोल्टेज पैदा करने के लिए जितना फ्रीक्वेंसी का ज़रूरत रहता है उसके हिसाब से मोसफेट दिया जाता है, बट वो एन चैनल मोसफेट ही होता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक मोसफेट को जोड़ देते हैं। और मोसफेट का जो सोर्स वाला टर्मिनल है, आप लोगों को हर टाइम याद रखना है, वो ग्राउंड के साथ जुड़ा रहता है मोसफेट का। और सोर्स से एक लो ओम्स रेजिस्टेंस देके इधर मान लो हम लोग जोड़ देंगे 0.33 ओहम्स, वेरी लो ओहम्स। और ये 2 वाट को रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ देंगे। रेजिस्टेंस ज़्यादा देर तक बहुत आसानी से काम करे, हीट अप होकर बर्न आउट ना हो जाए, उसके लिए हाई वाट का रेजिस्टेंस हम लोग इधर जोड़ देते हैं सोर्स के साथ। बाकी ये जो ड्रेन है, ड्रेन ये चौपार की दूसरा जो टर्मिनल है उसके साथ जुड़ा रहता है।
और इसका जो गेट है इसमें क्या होता है, ये PWM IC रहता है। PWM IC से PWM पल्स देके एक गेट को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जब भी ऑन करेंगे तभी क्या होगा, एक ग्राउंड बहुत आसानी से ये टर्मिनल पे जाके इंडक्टर की एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव आ जाएगा। तभी क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा और हम लोग ये जो वोल्टेज भेजेंगे इसको, ये तो ओपन मान लीजिए इधर हम लोग 100 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ये मोसफेट को ओपन करेंगे। तभी क्या होगा, ये मोसफेट की सोर्स से ड्रेन तक एक ग्राउंड 100 किलो टाइम ओपन होकर जाएगा। काट ऑफ होगा, मतलब काट ऑफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव लाइन तो इधर स्टेबल कंडीशन पे रहेगा हर टाइम। देखिए इधर होता क्या है, जब भी इंडक्टर का काम क्या है, इधर हम लोगों ने पॉजिटिव स्टेबल करके रखा, इधर नेगेटिव दे दिया। तो इधर होता क्या है, ये नेगेटिव जब भी आएगा इधर मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा। बट ये नेगेटिव जब ऑफ टाइम आ जाएगा, मतलब ये ऑन टाइम और ये ऑफ टाइम, ये ऑन टाइम जब होगा तभी ये ग्राउंड इधर आ जाएगा। बट ये ऑफ टाइम जब आता है तभी क्या होता है, इंडक्टर जो पॉलिसी क्या रहता है, इंडक्टर का जो टर्मिनल में वो जो वोल्टेज रहता है वो उल्टा वोल्टेज तैयार करता है इंडक्टर। मान लीजिए आपने ऑन टाइम के टाइम इधर ग्राउंड वोल्टेज को दे दिया है, तो ऑन टाइम के बाद जब इसका ऑफ टाइम आएगा, मतलब इधर कोई नेगेटिव वोल्टेज नहीं आएगा, तब ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, इसका ये टर्मिनल पे पॉजिटिव सप्लाई तैयार होगा। इंडक्टर का यही रूल्स है। इसी फॉर्मूले से इंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज करके ही आउटपुट में वोल्टेज लिया जाता है। तभी ये जो हाई वोल्टेज पॉजिटिव आ जाएगा, तभी क्या होगा, ये मोसफेट को भी डैमेज कर सकता है। बहुत ही हाई वोल्टेज होता है, उसके लिए इसको प्रोटेक्शन के लिए इधर एक सर्किट जोड़ा जाता है जिसको स्नाबार सर्किट बोलता है फ्रेंड। ऐसे एक डायोड को जोड़ दिया जाता है और एक हाई वोल्टेज रेजिस्टेंस स्पाइक को इसके साथ जोड़ दिया जाता है। और बहुत सारा सर्किट पे आप लोग देखोगे कि इधर ही एक कैपेसिटर को जोड़ दिया जाता है, और बहुत सारा सर्किट में देखोगे ये रेजिस्टेंस की पैरेलल में एक कैपेसिटर को भी जोड़ दिया जाता है। जो सर्किट के हिसाब से सर्किट बनाया जाता है, इसको बोलता है स्नाबार सर्किट। इसका काम क्या है, जब भी ये टर्मिनल पे हाई वोल्टेज पॉजिटिव आ जाएगा तभी क्या होगा, वो पॉजिटिव देखिए ये रेजिस्टेंस से होके ये डायोड की एनोड से होके कैथोड से होके पहले दफ़ा उसी पॉजिटिव पे जाके मिल जाएगा। ये सर्किट नहीं लगा हुआ रहेगा तो क्या होगा, इधर पॉजिटिव रहेगा, उसी टाइम ये ऑन हो जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ हो जाएगा। तभी क्या होगा, ये मोसफेट उड़ सकता है, ये फ्यूज उड़ सकता है, डायोड उड़ सकता है, कोई भी सर्किट में डैमेज आ सकता है। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव हाई वोल्टेज पॉजिटिव एक साथ हो जाएगा तो क्या होगा, फ्यूज भी उड़ सकता है, मोसफेट भी जल सकता है। सो उसके लिए ये जो सर्किट है इसको हर एक SMPS पे लगा हुआ रहता है। जो सर्किट पे आप लोग देखोगे मोसफेट या ट्रांजिस्टर बार बार डैमेज हो रहा है, उसी सर्किट पे आप लोगों को एक बार ये स्नाबार सर्किट को चेक करना है। ये बहुत ही सिंपल सर्किट है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सर्किट होता है ये जो सर्किट लगा हुआ रहता है। और एक सर्किट को प्रोटेक्शन करने के लगा हुआ रहता है ये मोसफेट जो है, इसके गेट के साथ एक रेजिस्टेंस को डायरेक्ट एक ग्राउंड के साथ जुड़ा जाता है। क्यों जुड़ा जाता है, मान लीजिए ये मोसफेट एक सेकेंड में 100 किलोहर्ट्ज बार ऑफ ऑन चल रहा है मोसफेट पे। तो जब भी ऑन टाइम आता है, ये ऑन टाइम आता है इधर प्लस आ जाता है, और ऑफ टाइम जब आता है इसमें ग्राउंड आता है मोसफेट की गेट में। तो ऑन टाइम जब आता है तभी तो मोसफेट ऑन हो जाता है, उसके नैनो नहीं उससे भी कम समय में ये नेगेटिव आ जाता है ग्राउंड पे। उसके बाद फिर से पॉजिटिव आ जाता है। तो ये मोसफेट को तुरंत ऑफ ऑन होना चाहिए। तो पॉजिटिव जब आता है तो बहुत आसानी से चल जाता है। जब भी इसमें ग्राउंड आता है तभी मोसफेट ऑफ होता है, तुरंत ऑफ होना चाहिए, तभी तो मोसफेट सही से स्विचिंग नहीं कर पाएगा। मान लीजिए ऑफ होने का टाइम ये सही से ऑफ नहीं हो रहा है, ये पॉजिटिव वोल्टेज थोड़ा कुछ इधर स्टोर होके रह गया, सो उसके लिए मोसफेट तो तुरंत ऑफ नहीं होगा। उसके लिए क्या होता है, एक रेजिस्टेंस को ग्राउंड के साथ जोड़ दिया जाता है। तो ये ग्राउंड भी आएगा और ये जो रेजिस्टेंस है ये ग्राउंड भी जल्दी से इधर भेज देगा। तभी क्या होगा, जब पॉजिटिव नहीं आ रहा है, ये इधर से भी ग्राउंड आएगा, इधर से भी ग्राउंड आएगा, तो मोसफेट तुरंत ऑफ हो जाएगा। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर एक 10 किलो ओम्स का मोसफेट को 10 किलो ओम रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे मोसफेट के गेट के साथ। क्योंकि ऑन होने का टाइम प्लस वोल्टेज से मोसफेट तुरंत ऑन होता है, ऑफ होने का टाइम थोड़ा कुछ समय लेगा, तो ये मोसफेट
बर्न हो जाएगा या सर्किट में सही तरीके से स्विचिंग नहीं बनेगा, क्योंकि एक क्या चल रहा है 100 किलो हर्ट्ज का मतलब वो मीटर भी नाप नहीं पाएगा, इतना स्पीड से ऑफन चलता है। सो उसी टाइम ये मॉसफेट को ऑफ करने का भी जरूरी रहता है। सो मॉसफेट को ऑफ करने के लिए ही एक रेजिस्टेंस को ग्राउंड के साथ जोड़ दिया जाता है, क्योंकि इधर से ग्राउंड भी मिलता है, एक ग्राउंड भी मिल जाता है, तभी मॉसफेट बहुत आसानी से ऑफ हो जाता है फ्रेंड। देखिए और एक सर्किट इसमें क्या रहता है, ये जो आईसी है, ये आईसी को आपने तो इधर से सप्लाई दे दिया ये इंडक्टर को रन करने के लिए, बट इसमें जो स्विचिंग आईसी रहता है ये रन कैसे होगा, इसको तो एक वीसीसी की ज़रूरत रहता है, ये रन कैसे होगा, इसको रन होने के लिए एक सप्लाई देना चाहिए, वीसीसी जिसको बोलता है। बहुत सारा ज़्यादातर सर्किट पे आप लोग देखोगे ये जो पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि इसमें एसी इन करते ही इधर पॉजिटिव सप्लाई बहुत आसानी से आ जाएगा। सो उसी सप्लाई से एक रेजिस्टेंस को जोड़ के एक पीडब्ल्यूएम आईसी को दिया जाता है, मतलब इधर सप्लाई आ जाएगा तो रेजिस्टेंस हो कि इधर सप्लाई आएगा, तो कोई भी आईसी को एक्टिव करने के लिए उसको वीसीसी देना जरूरी रहता है। सो इधर से रेजिस्टेंस से वोल्टेज आते ही ये क्या करेगा, इस एसएमपीएस को स्टार्ट कर देगा। तो कोई भी एसएमपीएस जब ऑन नहीं हो रहा है तभी हम लोगों को क्या देख लेना है कि ये पीडब्ल्यूएम आईसी पे ये वीसीसी वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये जो रेजिस्टेंस से वोल्टेज आ रहा है इसको एक्चुअली बोलता है सॉफ्ट स्टार्ट रेजिस्टेंस जिसको बोलता है। ये रेजिस्टेंस ज़्यादातर आप लोग सर्किट पे देखोगे 200 किलो ओम से लेके 350 किलो ओम्स के अंदर वाला रेजिस्टेंस रहता है, क्योंकि ये जो आईसी रहता है, ये पीडब्ल्यूएम आईसी हो, एसटीआर हो, कोई भी जो आईसी रहता है पीडब्ल्यूएम सेक्शन में, ये आईसी को रन होने के लिए जो वीसीसी वोल्टेज और एम्पियर चाहिए होता है, जो एम्पियर चाहिए होता है वो एक्चुअली मिली एम्पियर पे ये आईसी को जरूरी रहता है। सो उसके लिए ज़्यादातर सर्किट पे आप लोग डिफरेंट रेजिस्टेंस देखोगे, क्योंकि कौन सा आईसी कितना मिली एम्पियर लोड लेगा उसके हिसाब से ये रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है। आप लोगों को रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का तरीका पता होगा कि रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज और एम्पियर को डिवाइड करने से रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल आता है। तो आप लोगों को देखना है कि कितनी वोल्ट के हिसाब से ये रेजिस्टेंस काम कर रहा है और कितना मिली एम्पियर का करंट ये आईसी को चाहिए होता है, तभी उसको डिवाइड करने से रेजिस्टेंस का वैल्यू पता चल जाएगा। देखिए ऐसे तो रेजिस्टेंस लगा के ये आईसी को वीसीसी सप्लाई दिया जाता है, तभी आईसी क्या करता है, एक पीडब्ल्यूएम पल्स जनरेट करके मॉसफेट को ऑन कर देता है, स्विचिंग पल्स देके ऑन करता है। तभी क्या होता है, इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज होकर ही आउटपुट से वोल्टेज तैयार होता है। उसी टाइम क्या होता है, ये जो ऑक्सिलरी जो कॉइल रहता है चौपार की इन साइड में, इसका एक टर्मिनल ए सेपरेट एक कॉइल है, सेपरेट हॉट सेक्शन पे रहता है बट एक सेपरेट कॉइल है, तो इसका एक ग्राउंड टर्मिनल को ऐसे ग्राउंड के साथ डायरेक्ट हॉट साइड का जो ग्राउंड साइड है उस पे साथ जुड़ा रहता है। और एक जो टर्मिनल रहता है इसको क्या किया जाता है, देखिए फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इधर ले लेता हूँ तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड इधर चल रहा है तो इसमें वोल्टेज तैयार होता है, इसमें वोल्टेज हो रहा है मतलब इसमें भी होगा इसी सेम तरीके से, बट इसका जो ग्राउंड है हम लोगों ने क्या किया, सेकेंडरी का ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है, और एक कॉइल का जो एक टर्मिनल है ये प्राइमरी का ग्राउंड के साथ जुड़ा है। बट इसमें तो वोल्टेज ऐसे ही तैयार होगा, इसकी कॉइल के हिसाब से कितना टर्म्स लिए है। सो उसमें क्या किया जाता है, ऐसे एक डायोड को जोड़ के एक डीसी सप्लाई तैयार किया जाता है, और एक रेजिस्टेंस बहुत ही वेरी लो ओम्स रेजिस्टेंस को जोड़ के हम इधर क्या करेंगे, 1 ओम्स को रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। रेजिस्टेंस को जोड़ के क्या किया जाता है, ए आईसी का जो वीसीसी सप्लाई होता है फ्रेंड, इसके साथ जोड़ दिया जाता है। आप लोगों को एक सवाल आ सकता है कि ए आईसी को तो ये रेजिस्टेंस से वीसीसी मिल रहा है, तो ए सप्लाई को ज़रूरत क्या है। देखिए रेजिस्टेंस से जो मिली एम्पियर का करंट इधर आ रहा है वो क्या होता है, स्टार्ट करने के लिए जितना मिली एम्पियर का करंट चाहिए होता है तो वो ये जो रेजिस्टेंस है दे सकता है, बट पूरा टाइम काम करने के लिए जो ए आईसी को वोल्टेज और एम्पियर का ज़रूरत होता है वो उतना वोल्टेज और एम्पियर ये रेजिस्टेंस नहीं दे पाता है। सो उसके लिए ये प्रॉपर एक सर्किट्स बना के ये सप्लाई इधर जोड़ दिया जाता है जिसमें वोल्टेज और एम्पियर प्रॉपर रहता है। ये आईसी का जितना ज़रूरत रिक्वायर वोल्टेज है, अलग से ये कॉइल बना के वोल्टेज दिया जाता है तो प्रॉपर वोल्टेज और एम्पियर प्रॉपर रहेगा, और ये रेजिस्टेंस
ज़्यादा टाइम चलेगा ये आईसी की लोड देने पर भी रेजिस्टेंस भी डैमेज हो सकता है। सो उसके लिए आईसी को सही से काम करने के लिए ऑक्सिलरी सप्लाई को इधर दिया जाता है। देखिए बहुत टाइम आप लोग देखोगे वोल्टेज हो रहा है और बैठ रहा है, हो रहा है बैठ रहा है। इसका मतलब ये जो ऑक्सिलरी का सप्लाई का जो वोल्टेज है ये सही तरीके से आईसी तक नहीं आ रहा है। मान लीजिए रेजिस्टेंस भी मिस हो सकता है, ये डायोड भी मिस हो सकता है, या इसका इंडक्टर भी मिस हो सकता है, तभी जाके ये सप्लाई सही से नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए ये क्या कर रहा है, ये सब स्टार्ट की रेजिस्टेंस से जितना वोल्टेज आ रहा है उसके हिसाब से स्विचिंग कर रहा है, बट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा है। सो ये ऑक्सिलरी का सप्लाई का काम सिर्फ ये आईसी को सही तरीके से पूरा टाइम चलाने के लिए ये ऑक्सिलरी का सप्लाई इधर तक आता है। और डिफरेंट सर्किट में डिफरेंट तरीके से भी ये स्टार्टअप सप्लाई को दिया जाता है, बट ये ऑक्सिलरी सप्लाई आ जाएगा ये आईसी तक कंटिन्यू रन करने के लिए। बहुत सारे सर्किट पे देखोगे ये जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्ट ये जो एसी है इसी से क्या होता है, ऐसे एक डायोड लगा के बहुत कुछ रेजिस्टेंस लगा के इसमें दिया जाता है। और बहुत सारा सर्किट में भी ऐसे आप लोग देखोगे कि ये जो PWM आईसी है इसका 2 VCC रहता है, जिसमें एक ऑक्सिलरी कॉइल से होके VCC आता है, और ये जो स्टार्टअप VCC आता है ये एक अलग टर्मिनल पे आता है। मतलब ये 2 पिन रहता है बहुत सारा आईसी पे। एक पिन पे ये VCC आएगा, ये स्टार्टअप VCC सब स्टार्ट करने के लिए, और दूसरे एक पिन पे ये ऑक्सिलरी से VCC जाएगा। तो उस कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरी नहीं, ये दोनों सप्लाई आएगा एक आईसी को काम करवाने के लिए। और बहुत सारा सर्किट पे देखोगे ये जो टर्मिनल है ना, ये पूरा सप्लाई जो है ये चौपा की इंडक्टर से होके ये जो सप्लाई मोस्फेट पे आ रहा है। बहुत सारे सर्किट पे आप लोग भी ऐसे देख सकते हो कि एक आईसी के अंदर PWM सेक्शन और मोस्फेट एक आईसी के अंदर दिया हुआ है। उस तरीके का आईसी के अंदर क्या होता है, ये जो सॉफ्ट स्टार्ट के लिए जो सप्लाई हम लोग अलग से रेजिस्टेंस से देते हैं वो नहीं आता है। वो क्या होता है, ये जो मोस्फेट है ये तो आईसी का इंटरनली ऐसे दिया हुआ है। देखिए ये इंडक्टर के साथ, इंडक्टर के एक टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। इधर 330 वोल्ट डीसी प्रेजेंट है। सो इसी से रेजिस्टेंस देके ये PWM, इसका अंदर भी एक PWM सेक्शन लगा हुआ रहेगा और मोस्फेट इनबिल्ट रहता है। PWM और मोस्फेट इनबिल्ट। सो उधर क्या होता है, इसी आईसी से ही, इसी टर्मिनल से ही एक रेजिस्टेंस लगा के PWM को रन करने के लिए, पहली दफ़ा रन करने के लिए एक सब स्टार्ट वोल्टेज दिया जाता है। तो उधर आप लोग ढूंढोगे कि सब स्टार्ट रेजिस्टेंस कहाँ गया है सर्किट पे। आपने तो बताया था कि हर आईसी में सब स्टार्ट रहना जरूरी है, क्योंकि देखिए आप लोगों को भी एक चीज़ सोचना पड़ेगा कि कोई भी आईसी हो जिसको रन होने के लिए पहली दफ़ा एक तो वोल्टेज चाहिए, वो कहीं से भी देना पड़ेगा, लेकिन देना पड़ेगा, नहीं तो ऑन नहीं होगा। क्योंकि ये ऑन होने के बाद इसमें वोल्टेज आएगा तो ये PWM पल्स देगा, तभी जाके इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा। उसके बाद ये इसमें वोल्टेज आएगा, तो तभी ये सब स्टार्ट की वोल्टेज की जो ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि ये ऑक्सिलरी वोल्टेज या आईसी को वोल्टेज दे देगा, तो ये आईसी बहुत आसानी से चलता रहेगा। लेकिन पहली दफ़ा जब तक ये SMPS ऑन नहीं हो रहा है, तभी ये PWM सेक्शन का जो आईसी है ये कहाँ से PWM पल्स जनरेट कर सकता है, जब तक VCC नहीं मिलेगा। मतलब इस पे सब स्टार्ट कहीं से ना कहीं से भी इसको सब स्टार्ट होने के लिए वोल्टेज दिया हुआ है, वो आप लोगों को ढूंढना है फ्रेंड। और ज़्यादातर सर्किट पे आप लोग देखोगे रेजिस्टेंस से होकर वोल्टेज ही आता है। और बहुत सारा CRT सर्किट पे, CRT टीवी का जो पावर सप्लाई उसमें देखोगे बाहर से डायरेक्ट AC से डायोड लगा के 120 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा के अलग सा पिन रहता है, जो आईसी का जो जैसा पिन रहता है उसके हिसाब से ये सब स्टार्ट का जो वोल्टेज है वो जाता है फ्रेंड। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, इतना तक सर्किट को हम लोग ये जो सर्किट बनाया था इसके साथ बाहरी हिस्से में जोड़ लेते हैं फ्रेंड। देखिए, और एक छोटा सा मिस्टेक हो गया सर्किट पे, इधर कैपेसिटर जोड़ना चाहिए तभी जाके प्योर DC बनेगा। एक कैपेसिटर को हम लोग इधर 47 mmFD 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर जोड़ेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, सर्किट को थोड़ा जोड़ने की काम करेंगे।
देखिए ये इंडक्टर की जो टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल बाहरी हिस्से तक लगेगा। और प्राइमरी के लिए ये देखिए, ये देख पा रहे हो, एक टर्मिनल, एक टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल में थोड़ा देखिए डिफरेंट क्या आ रहा है, ये अंतर थोड़ा, इसका जो डिस्टेंस है देख पा रहे हो, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है, और ये दोनों टर्मिनल पे डिस्टेंस थोड़ा कम है। मतलब ये जो कम वाला डिस्टेंस टर्मिनल है ये ऑक्सिलरी के लिए है, और ये प्राइमरी, और इधर जो है ये सेकेंडरी। सो इसमें प्राइमरी कनेक्ट करेंगे, इधर से सेकेंडरी को हम लोग जोड़ेंगे। इसमें से एक वायर को हम लोग जोड़ लेते हैं। इसमें एक्चुअली होगा क्या, बाद में जो सर्किट हम लोग इंस्टॉल करेंगे उसमें हम लोगों को पहचानने में बहुत आसानी होगी कि कौन सा सर्किट पे क्या चल रहा है, जब भी प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे। सो उसके लिए मैंने ये जो वायर का टुकड़ा है इसको जोड़ दिया। अब लोगों को समझने भी आसानी होगी और मेरे को समझाने में भी आसानी होगी प्रैक्टिकल के टाइम। ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ दिया। अभी क्या करेंगे, ये चॉपर का ये जो टर्मिनल है और ये दोनों पे एक टर्मिनल पे हम लोग एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव जोड़ेंगे, क्योंकि इंडक्टर की एक हिस्से पे पॉजिटिव को डायरेक्ट जोड़ना है, और ये जो टर्मिनल है इसमें ग्राउंड, क्योंकि ये ग्राउंड कौन सा वाला है, ये ऑक्सिलरी का एक इंडक्टर के अंदर जोड़ेंगे फ्रेंड। देख पा रहे हो फ्रेंड, जोड़ दिया हूँ। अभी मोस्फेट को जोड़ना पड़ेगा, एक मोस्फेट जोड़ेंगे ये स्विचिंग करने के लिए। मोस्फेट का एक गेट, ड्रेन और सोर्स, तो ड्रेन पिन के साथ ये जो बाकी टर्मिनल है इसको जोड़ेंगे। मोस्फेट को जोड़ दिया। मोस्फेट का अभी क्या करना है, ये जो सोर्स वाला टर्मिनल से हम लोग एक रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे फ्रेंड। ये रेजिस्टेंस जोड़ लेते हैं। ये वाला टर्मिनल देखिए, ये टर्मिनल ग्राउंड है, बट ये क्या होगा, ये इतना तक नहीं आ पाएगा। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे, ये ग्राउंड के साथ। कोई भी ग्राउंड के साथ ही जोड़ना है फ्रेंड। देखिए चैनल पे कमेंट आया है कि एक सर का, कि सर मैं तो ये सर्किट समझ लेता हूँ बट जब भी पीसीबी में काम करता हूँ मेरे को दिक्कत आता है। देखिए सर, पीसीबी के अंदर काम करने टाइम आपको दिक्कत आ रहा है, बहुत सारा टेक्नीशियन का भी ऐसे आता है, बट ये जो सर्किट है ये पीसीबी जैसा ही है, सिर्फ पीसीबी नहीं है, बाकी पूरा फॉयल इसमें है। तो आकर कोशिश करें आप, ये जो वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये जो नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, आप लोग पूरा ध्यान से ये नॉलेज को, आप लोग पूरा ध्यान से वीडियो को देखिए। देखने के बाद आशा करता हूँ आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो सर्किट है ये पूरा पीसीबी जैसा ही सर्किट है, मैं अलग से नहीं कुछ कर रहा हूँ। पीसीबी में जो रहता है, पीसीबी को छोड़ के जो ट्रैक है वो ही दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, वो भी प्रैक्टिकल के साथ फ्रेंड। सो अब देखिए आपको जो परेशानी है, आशा करता हूँ ये वीडियो के बाद आपका जो परेशानी है वो क्लियर हो जाएगा। और क्या करना है, एक ऑक्सिलरी जो है, ऑक्सिलरी से एक सप्लाई को हम लोगों को आउटपुट करना है। और ये जो फिल्टर है, फिल्टर को भी जोड़ना चाहिए। फिल्टर बाकी एक ऑक्सिलरी को जोड़ेंगे फ्रेंड, ऑक्सिलरी सप्लाई तैयार करेंगे। उसको तैयार करने के लिए एक 1 ohms को रेजिस्टेंस ले लिया हूँ मैं। इसको करना क्या है, ये बाकी जो चॉपर का और एक टर्मिनल है उसके साथ पहले आप लोग रेजिस्टेंस को भी जोड़ सकते हो, पहले डायोड को भी जोड़ सकते हो।
तो इसके बाद हम लोगों को करना क्या है, ये जो ऑक्सिलरी के लिए जो हम लोगों ने सप्लाई तैयार किया है उसके साथ ये जो सप्लाई है, ये कैपेसिटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस पर इन हो रहा है, उसी से एक हाई वोल्टेज रेजिस्टेंस को इधर जोड़ेंगे। क्योंकि ये जो टर्मिनल है, ये इसमें जो आईसी हम लोग कनेक्ट करेंगे उसका जो वीसीसी टर्मिनल एक ही टर्मिनल रहता है, सो उसी से हम लोग इधर हाई वोल्टेज का रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। ये देखिए मेरे पास एक 270 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसको भी वीसीसी के साथ जोड़ते हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस को जोड़ दिया हूँ। इसमें एक फिल्टर को जोड़ना जरूरी रहता है, इसके लिए ये 40 वोल्ट का एक कैपेसिटर को इसमें भी हम लोग जोड़ेंगे। बहुत सारे सर्किट में आप लोग देखोगे, ये सर्किट में प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादातर सर्किट में एक जिनर यूज होता है। ये ऑक्सिलरी और जो सबस्टार्ट है, इधर एक जिनर लगा हुआ रहता है एक कैपेसिटर की पैरेलल में। ये ज़्यादातर सर्किट पे आप लोग देखोगे 18 वोल्ट का एक जिनर लगा हुआ रहता है, क्योंकि जो सर्किट का वीसीसी का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जिनर लगा हुआ रहेगा। विशेष ज़्यादातर सर्किट में 18 वोल्ट का लगा हुआ रहेगा। कोई भी सर्किट में आप लोग 20 वोल्टेज 22 वोल्टेज, मतलब जितना वीसीसी होता है उसके हिसाब से ही जेनर लगा हुआ रहता है। ये जेनर काम क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। मतलब ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा तो ये जेनर क्या करेगा, जेनर बाकी जो वोल्टेज को ग्राउंड के साथ भेज देगा, तभी क्या ये सर्किट प्रोटेक्शन पे आ सकता है। सो उसके लिए हम लोग इधर क्या करेंगे, एक 18 वोल्ट का जेनर को इसकी कैपेसिटर का जो टर्मिनल है उसके साथ जोड़ देंगे। फ्रेंड, कोई भी सर्किट हो जिसमें प्रोटेक्शन की बहुत ध्यान देना चाहिए, तभी जाए सर्किट सही से चल सकता है। फ्रेंड देखिए ये जो डायोड का टर्मिनल है मैं उल्टा जोड़ दिया हूँ, इसका कैथोड पॉजिटिव के साथ और एनोड ग्राउंड के साथ। अभी इसमें सप्लाई इनबिल्ट करेंगे तो क्या होगा, पहली दफ़ा इधर एक वोल्टेज बनेगा। ये स्टार्टअप जो वीसीसी जिसको बोलते हैं, इधर कितना वोल्टेज बनेगा, ये जितना लगा हुआ है मतलब उतना वोल्टेज इधर बनेगा। और ये सर्किट काम करे या ना करे, इसमें PWIC लगा रहे या ना रहे, मोस्फेट रहे या ना रहे, पहली दफ़ा आप लोगों को ये वोल्टेज देख लेना है। फ्रेंड उसके बाद वाला सर्किट में ये वीसीसी इधर आके ये सर्किट एक्टिव होगा। सो हम लोग अभी क्या करेंगे, इस पर एक बार AC कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो अभी इसमें AC इनपुट करेंगे। फ्रेंड सो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें AC अप्लाई करके वोल्टेज देखते हैं एक बार। और एक काम करना बाकी रह गया, क्योंकि ये हाई वोल्टेज का सर्किट है। सो इसके मोस्फेट का जो गेट है, गेट से ग्राउंड के साथ एक 10 के रेजिस्टेंस जोड़ना जरूरी है। सो इसीलिए मैं सर्किट को असेंबल करने से पहले मैं क्या करता हूँ, ये सोर्स के साथ, अभी तो इसमें कोई स्विचिंग नहीं चल रहा है, सोर्स का जो ये रेजिस्टेंस है उसके पास मैं ग्राउंड कर देता हूँ और पावर कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए पावर कनेक्ट कर दिया हूँ, मल्टीमीटर को ले लेता हूँ, DC रेंज पे कर दिया हूँ। सो इसमें देखिए कुछ, हाँ कितना करके आ रहा है 334। और ये ऑक्सिलरी वो या स्टार्टअप वीसीसी कुछ भी बोल सकते हो, इस बार देखिए 18 वोल्टेज करके अभी आ रहा है। सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर PWM सेक्शन डालेंगे। फ्रेंड सो आज का वीडियो यही तक। वीडियो में दिया हुआ जानकारी आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, और ये चैनल देखने लायक लगता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड।